चलिए आज नए चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। चैप्टर मैट्रिसेस, ये आपकी क्लास 10th में नया चैप्टर है मैट्रिसेस। ये जो मैट्रिसेस चैप्टर है ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर भी है। आप आगे के क्लासेस में क्लास 11th 12th में भी इसको पढ़ेंगे। और अगर आप हायर एजुकेशन में भी जाते हैं, BSc MSc PhD अगर करना चाहते हैं तो भी आपको मैट्रिसेस पढ़ने की ज़रूरत पड़ेगी। यानी ये जो चैप्टर दिया हुआ है मैट्रिसेस, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर दिया हुआ है, तो इसलिए आप बहुत ध्यान से पढ़ने का इसको प्रयास करें। ठीक है, आपके क्लास 10th के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो इससे आपके 7 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 3 नंबर का कंपलसरी पार्ट में और 4 नंबर का ऑप्शनल में पूछा जाता है। ठीक है, क्लास 12th में जाएंगे तो मैट्रिसेस से रिलेटेड एक और चैप्टर पढ़ते हैं जिसको हम डिटर्मिनेंट कहते हैं। और मैट्रिसेस और डिटर्मिनेंट को मिला के लगभग 10+ मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इससे आप ये समझ सकते हैं कि अगर आप मैथ्स लेना चाहते हैं तो आपके लिए ये चैप्टर कितना इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो ये आपके लिए नया चैप्टर है, बस आपको क्लास 10th में इसके इंट्रोडक्शन के बारे में पढ़ना है, इसके अलजेब्रा के बारे में पढ़ना है। बहुत ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, सिंपल तरीके से बस देखें और एक एक कॉन्सेप्ट को समझते चलें। ये चैप्टर बहुत इजी होने वाला है। तो जैसा कि यहाँ पे आप देख रहे हैं मैट्रिसेस लिखा हुआ है, तो पहले मैट्रिक्स के डेफिनेशन को ही देखते हैं। तो हमने लिखा मैट्रिक्स। मैट्रिक्स का जो डेफिनेशन है ये है अ रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट ऑफ नंबर, rectangular arrangement of numbers, rectangular arrangement of numbers in form of vertical and horizontal लाइंस। इसी को आप क्या कहते हैं, मैट्रिक्स कहते हैं। यानी आपके पास कुछ नंबर दिए हुए गए थे, अगर उस नंबर को आप वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल लाइंस के फॉर्म में अरेंज कर देते हैं तो इसी को हम मैट्रिक्स कहते हैं। जैसे आपने एक नंबर लिया, कुछ नंबर लिया 3 4 6 5 4, फिर से लेते हैं 3 2, तो हमने इस नंबर को इस तरीके से अरेंज कर दिया और अरेंज करने के बाद बड़े वाले ब्रैकेट से हम लोगों ने इसको बंद कर दिया। तो ये जो एक अरेंजमेंट मिल रहा है इसी को हम मैट्रिक्स कहते हैं। तो बहुत सिंपल सा डिफिनेशन दिया गया कि आपके पास कुछ नंबर दिए हुए थे, आपने उसको इस तरीके से वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल लाइन में अरेंज कर दिया और ये रेक्टेंगल का फॉर्म दिख रहा होगा, क्योंकि आप देख पा रहे होंगे कि 1 2 3 1 2 3 और इधर 1 2 है, यानी ये एक आपका रेक्टेंगल दिया हुआ है। और ये जो दिया गया है इस वाले को हम हॉरिजॉन्टल कहते हैं, उसको वर्टिकल कहते हैं। तो ये आपके हॉरिजॉन्टल लाइंस हो गए और ये आपके वर्टिकल लाइंस हो गए, तो इसलिए इसी को हम क्या कहते हैं, मैट्रिक्स कहते हैं। ये जो चैप्टर दिया हुआ है ये है मैट्रिसेस। मैट्रिसेस बेसिकली मैट्रिक्स का प्लूरल फॉर्म है, तो ये बहुत घबराने की जरूरत नहीं है कि आपने मैट्रिक्स लिख दिया, चैप्टर तो मैट्रिसेस है। मैट्रिसेस इज द प्लूरल फॉर्म ऑफ मैट्रिक्स। ठीक है, तो अब बात कर लिया हम लोगों ने कि मैट्रिक्स क्या होता है। तो आपने कुछ नंबर लिया, उसको रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट कर दिया और आपने इस वाले इसको ब्रैकेट में बंद कर दिया, तो इसी को आप मैट्रिक्स कहते हैं। ठीक है, तो मैट्रिक्स में आपने देखा कि ये जो लिखा हुआ है, ऐसा कुछ लिखा हुआ है, ये आपका हॉरिजॉन्टल हो गया, ये आपका क्या हो गया, हॉरिजॉन्टल। ठीक है, हॉरिजॉन्टल का मतलब होता है ऐसे वाली लाइन, इसको आप हॉरिजॉन्टल कहते हैं। वर्टिकल का मतलब होता है स्ट्रेट, यानी ये आपका अगर हम बात करें तो ये फर्स्ट हॉरिजॉन्टल हो गया, यानी कि इसको H1 कह सकते हैं और इसको आप H2 कह सकते हैं। यानी 2 हॉरिजॉन्टल से मिलकर बना हुआ था, तो इसको आपने H1 और इसको H2 कह दिया, यानी ये फर्स्ट हॉरिजॉन्टल लाइन हो गई और ये वाली जो लाइन थी ये सेकेंड हॉरिजॉन्टल लाइन हो गई। अब अगर आप देखें तो एक ऐसे भी दिख रहा है, ये एक ऐसा अरेंजमेंट, और फिर एक ऐसा दिख रहा है और एक ऐसा दिख रहा है। तो ये कैसा है, ये वर्टिकल है। अभी आपको बताया जो ऐसी लाइंस होती हैं इसको वर्टिकल्स बोलते हैं। तो ये फर्स्ट वर्टिकल, सेकंड वर्टिकल, थर्ड वर्टिकल लाइन, तो इसको आप V1 कह दीजिए। ये सेकंड है तो इसको आपने V2 कह दिया और इसको आपने V3 कह दिया। ठीक है, तो हमने देखा कि कैसे हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल्स लाइन मिलके इसको कंप्लीट कर रहे हैं, इस मैट्रिक्स को बना रहे हैं। अब बात करते हैं कि ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन्स है इसको हम क्या कहते हैं। तो हॉरिजॉन्टल लाइंस को हम रो कहते हैं और वर्टिकल लाइंस को हम कॉलम कहते हैं। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ, ये जो हॉरिजॉन्टल लाइंस दिए गए हैं प्यारे बच्चों, हॉरिजॉन्टल लाइंस, इसको बार बार हॉरिजॉन्टल लाइन ना कह के आप इसको एक वर्ड में कहेंगे रो, और जो आपके वर्टिकल्स लाइन दिए हुए हैं यानी कि वर्टिकल लाइंस जो दिए गए हैं इसको आप क्या कहेंगे, कॉलम कहेंगे। ठीक है, तो ये आपको पता चल गया कि किसी मैट्रिक्स के रो और कॉलम क्या होते हैं। तो ये जो मैट्रिक्स दिया हुआ था, तो ये जो आपका फर्स्ट हॉरिजॉन्टल था इसको आप क्या कहेंगे, रो कहेंगे। ये सेकंड हॉरिजॉन्टल को भी आप रो कहेंगे, क्योंकि ये आपका ये फर्स्ट हॉरिजॉन्टल लाइन है तो इसको आप फर्स्ट रो कहेंगे, इसको यानी कि आप R1 कह सकते हैं। और ये सेकेंड हॉरिजॉन्टल लाइन है तो इसको आप सेकेंड रो यानी R2 कह सकते हैं। तो
हॉरिजॉन्टल लाइंस जो थे इनको आपने रो कह दिया। अब ये जो वर्टिकल लाइन है प्यारे बच्चों, इसको हम कॉलम कहेंगे, यानी इसको हम फर्स्ट कॉलम कहेंगे, इसको सेकंड कॉलम कहेंगे, इसको थर्ड कॉलम कहेंगे। तो इसको आप अगर लिखना चाहें तो यहाँ लिख सकते हैं कि ये फर्स्ट कॉलम हो गया, ये सेकंड कॉलम हो गया और ये वाला आपका थर्ड कॉलम हो गया। तो ये आपको डिफिनीशन बताई गई कि रो क्या होता है और कॉलम क्या होता है। ठीक है, तो सिंपल कोई मैट्रिक्स दिया हुआ होगा तो इसमें जो हॉरिजॉन्टल लाइंस होंगे उसको आप रो कहेंगे, जो वर्टिकल लाइन होंगे उसको आप कॉलम कहेंगे। एक और एग्जांपल से समझने का प्रयास करिए कि एक आपको ऐसा मैट्रिक्स दिया हुआ था, ठीक है, 2 3 4 5 1 2 3 4 -2 3 2 और 1, ऐसा एक मैट्रिक्स दिया हुआ था। ये देखिए, इसको आपने इस ब्रैकेट में क्लोज कर दिया और इसको रेक्टेंगुलर फॉर्म में लिख दिया, तो ये आपका क्या है, ये आपका मैट्रिक्स है। तो मैट्रिक्स में ये जो है ये आपका वो हॉरिजॉन्टल लाइन दिया हुआ है तो ये आपका फर्स्ट रो हो जाएगा। ये सेकंड हॉरिजॉन्टल लाइन दिया हुआ है तो ये आपको सेकंड रो कहेंगे इसको। ये थर्ड हॉरिजॉन्टल लाइन दिया गया है तो इसको थर्ड रो कहेंगे। ठीक है, ये इसको हम कहेंगे फर्स्ट रो, ये हो गया सेकंड रो, ये हो गया थर्ड रो। ठीक है, अगर कॉलम की बात करें तो ये वाले को कॉलम बोलते हैं, यानी जो वर्टिकल लाइंस होती हैं इसको हम कॉलम कहते हैं। तो ये वर्टिकल है तो ये आपका फर्स्ट कॉलम हो गया, ये आपका सेकंड कॉलम हो गया, ये आपका थर्ड कॉलम हो गया, ये फोर्थ कॉलम हो गया। तो इस तरीके से हमने देखा कि किसी मैट्रिक्स के रो और कॉलम क्या होते हैं। तो यहाँ पे डेफिनेशन सिंपल सा लिखा गया है कि हॉरिजॉन्टल लाइंस जो होंगे उसको आप रो कहेंगे, वर्टिकल लाइंस जो होंगे उसको आप कॉलम कहेंगे। इसके बाद आप देखेंगे कि किसी मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होता है। तो एक हम हेडिंग डालते हैं, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, यानी अगर कोई मैट्रिक्स है तो उसके ऑर्डर से आप क्या समझते हैं ये समझने का प्रयास करिए। बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है। कोई भी मैट्रिक्स होगी उसमें रो होंगे, कोई भी मैट्रिक्स होगी उसमें रो होंगे और उसमें कॉलम होंगे। जैसे इस मैट्रिक्स को देख लिया तो इसमें 2 रो थे 3 कॉलम थे। इस वाले मैट्रिक्स को देखा तो 1 2 3 रो थे और 1 2 3 4 कॉलम्स थे। यानी कोई भी मैट्रिक्स होगा तो उसके अंदर कुछ रो होंगे और कुछ कॉलम होंगे। मान लीजिए कि इस वाले मैट्रिक्स के अंदर n रो थे, यानी रो की संख्या कितनी थी n, ठीक है, और इस वाले मैट्रिक्स में जो कॉलम्स थे वो कॉलम की संख्या जो थी वो m के बराबर थी। तो इसका जो ऑर्डर होगा ये होता है रो इंटू कॉलम, यानी इसकी जो ऑर्डर होती है क्या होती है, वो रो इंटू कॉलम होती है, रो इंटू कॉलम। यानी रो कितने थे यहाँ पे n, तो आपने कर दिया n क्रॉस m, ये इसका ऑर्डर हो जाएगा। तो अगर एग्जाम्पल से समझना चाहें तो आपको बताया गया कि कोई भी मैट्रिक्स अगर होगा, कोई भी मैट्रिक्स होगा तो इसके अंदर जितने रो हैं तो यहाँ पे आप उसके ऑर्डर को लिखते हैं रो क्रॉस कॉलम, तो ये इसके ऑर्डर होते हैं। जैसे इस मैट्रिक्स को हमने देख लिया कि यहाँ अपने से 2 1 3 कर देते हैं, 3 2 5 कर देते हैं, 6 3 3 कर देते हैं। तो इसमें अगर हम रो की बात करें तो ये फर्स्ट रो हो गया, ये सेकेंड रो हो गया, ये थर्ड रो हो गया, यानी इसमें जो नंबर ऑफ रोज हैं ये थर्ड रो हो गया। तो आप इसको लिखें, अगर नंबर ऑफ रोज को देखें, नंबर ऑफ रोज, तो यहाँ पे 3 रो हैं और कॉलम भी देखा जाए तो यहाँ पे 3 कॉलम भी थे। तो अगर यहाँ पे लिखें नंबर ऑफ कॉलम, तो जो नंबर ऑफ कॉलम भी प्यारे बच्चों दिए गए हैं ये भी 3 हैं। तो इसका जो ऑर्डर होगा, इस मैट्रिक्स का जो ऑर्डर होगा, इसको ऑर्डर क्या होता है, रो क्रॉस कॉलम इसका ऑर्डर होता है। तो इसमें रो कितने हैं प्यारे बच्चों, तो आप देख रहे हैं इसमें 3 रो थे तो आपने 3 कर दिया, कॉलम कितने थे 3 तो 3 कर दिया, ये इसका ऑर्डर हो जाएगा। ऑर्डर को हमेशा उस मैट्रिक्स के इसी बगल में लिखते हैं, यानी अगर हम इसका ऑर्डर लिखना चाहें यहाँ पे तो कहीं नहीं लिखेंगे, यहीं बीच यहाँ लिख देंगे, यहीं पे ये 3 क्रॉस 3, ये इसका ऑर्डर हो गया। ठीक है, एक और एग्जाम्पल लेते हैं, इस एग्जाम्पल को भी समझने का प्रयास करें। मान लिया हमने एक ऐसा मैट्रिक्स ले लिया कुछ और यहाँ ले लिया A B C D, हम एलिमेंट कुछ भी ले सकते हैं। ये जो नंबर्स हैं इसको हम इस मैट्रिक्स का एलिमेंट कहते हैं और मैट्रिक्स को बेसिकली हम कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं। तो इसको नोट पॉइंट लिख लीजिए, मैट्रिक्स आर रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल लेटर, मैट्रिक्स आर रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल लेटर्स, कैपिटल लेटर्स, यानी कि जो मैट्रिक्स होते हैं उसको कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं। ए से कर सकते हैं, बी से कर सकते हैं, सी से। तो इस मैट्रिक्स का नाम हमने दे दिया ए। ठीक है, तो इस मैट्रिक्स का नाम ए दे दिया, ये ABCD हो गया। 2 3 4 5 नेगेटिव नंबर्स भी हो सकते हैं, 1 2 3 4। अब इस मैट्रिक्स के आपको ऑर्डर फाइंड करना था। तो ऑर्डर की बात करें तो यहाँ पे ये फर्स्ट रो हो गया, ये सेकेंड रो हो गया, यानी कि ये वाले जो लाइन्स होते हैं इसको रो कहते हैं, ये थर्ड रो हो गया, ये फर्स्ट कॉलम, ये सेकेंड कॉलम, ये थर्ड कॉलम और ये आपको फोर्थ कॉलम दिया गया है। ऑर्डर की बात करें तो जो ऑर्डर होता है ये क्या होता है, ऑर्डर प्यारे बच्चों क्या होता है, रो इनटू कॉलम। तो यहाँ पे रो कितने हैं,
1 2 3 रोज थे तो आपने इसको 3 कर दिया बाई कॉलम, कॉलम 1 2 3 4 कॉलम थे, तो इसका जो ऑर्डर होगा वो 3/4 के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो अब इसको मल्टीप्लाई नहीं कर लेना है, ऐसा नहीं है कि ये 3:4 दिया तो मल्टीप्लाई करके 12 कर दें, मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है, आप बस ऐसे ही छोड़ देंगे 3/4। तो ये क्या बताएगा, ये रो बताएगा, ये बताएगा आपका कॉलम। जैसे अगर मैं सिंपल सा और एग्जांपल लूँ तो मैंने कहा कि आपके पास कोई एक मैट्रिक्स ए दिया हुआ था जिसका ऑर्डर जो था वो 4x5 का है, तो इससे आप क्या समझेंगे, ये जो हम पहले लिखते हैं ये क्या होता है, रो होता है, जो बाद में लिखते हैं इसको क्या होता है, ये कॉलम होता है। तो आप ये कहेंगे कि ये जो मैट्रिक्स ए था, इस मैट्रिक्स के पास 4 रो होंगे और 5 कॉलम होंगे। अब इसके ऑर्डर को हम कैसे याद करें कि इसका जो ऑर्डर होता है वो रो इंटू कॉलम होता है। कभी बच्चे कंफ्यूज हो सकते हैं तो कॉलम इंटू रो भी कर सकते हैं, तो आपको इसको याद कैसे करें, रो में जो अल्फ़ाबेट्स की संख्या है 1 2 3 है, कॉलम में जो अल्फ़ाबेट्स की संख्या है वो 6 है, तो जिसमें अल्फ़ाबेट की संख्या कम है उसको पहले लिखना है। तो आपने इस तरीके से याद किया कि रो को पहले लिखेंगे फिर कॉलम लिखेंगे, क्योंकि रो में जो अल्फ़ाबेट्स की संख्या है वो 3 ही है, यानी पहले छोटे वाले को पहले लिखेंगे, यानी रो को पहले कॉलम को बाद में लिखेंगे। इसको भी याद कर सकते हैं कि ये जो आप कह रहे हैं कि ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन्स इनको हम रो कह रहे हैं, तो आपने क्लास में देखा होगा, क्लास में बच्चे कैसे बैठते हैं, ये पहला सीट होता है, फिर उसके पीछे दूसरा सीट होता है, तो ये जो सीट्स होती है उसको आप क्या बोलते हैं, रो ही तो बोलते हो। जैसे किसी किसी स्कूलों में क्या होता है, बच्चे अपने रो को चेंज करते हैं, यानी आज जिस बच्चा पहले बेंच पे बैठा रहेगा तो इसको हम कहते हैं कि फर्स्ट रो वाला आज सेकंड पे आएगा, और जो लास्ट वाला रो का बच्चा होगा वो फर्स्ट रो पे चला आएगा, यानी ऐसी वाली जो लाइन्स होती हैं इसको हम रो कहते हैं। तो उसी तरीके से आप इसको याद कर सकते हैं कि जो ऐसी वाली लाइन है इसको आप रो कह रहे हैं, और जो स्ट्रेट मतलब वर्टिकल जो वर्टिकल लाइन है उसको आप कॉलम कह रहे हैं। तो ये याद करने का तरीका था कि कैसे किसी मैट्रिक्स के रो और कॉलम को याद करें और उसको ऑर्डर को कैसे याद करें। ऑर्डर तो सिंपल सा तरीका है कि रो में 3 वर्ड्स हैं तो कम वाले को पहले लिखा, कॉलम को बाद में लिख दिया। ठीक है बच्चों, अब इसके बाद हम और कुछ समझने का प्रयास करेंगे। जैसे मान लिया लिखा गया मैट्रिक्स AIJ और ये लिखा गया है M×N, ऐसा कुछ लिखा हुआ है, तो इसका मतलब क्या होता है, इसको आप स्मॉल लेटर भी कर सकते हैं AIJ, ठीक है, कैपिटल लेटर भी कर सकते हैं, कोई समस्या नहीं है। तो ये जो बताता है, ये बताता है कि ये जो मैट्रिक्स होगा इसमें M रो होंगे और N कॉलम होंगे। ठीक है, और ये बताता है कि ये जो एलिमेंट की बात करी जा रही है I, यानी ith रो, यानी ith रो, यानी I जो पहले लिखा रहेगा वो क्या बताता है, रो बताता है, जो बाद में लिखा रहेगा वो कॉलम बताएगा। तो ये बताएगा ये जो एलिमेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है ये ith रो, यानी कि ith मैंने मतलब कि अगर मैं इसको समझाता हूँ, ये बता रहा है कि ये jth रो, ठीक है, jth रो, ठीक है। जैसे मैंने ये लिख दिया कुछ इस तरीके से A 2 3 और इधर हमने लिख दिया 4×5, तो इसका मतलब ये होगा कि ये जो मैट्रिक्स दिया हुआ है इसका ऑर्डर 4/5 है, यानी इस मैट्रिक्स में 4 रो हैं, यानी रो की संख्या 4 है और कॉलम की संख्या जो है ये 5 है, और ये जो एलिमेंट लिखा गया है ये बताता है रो, और जो दूसरा लिखा हुआ है ये बताता है कॉलम। ठीक है, यानी ये जो मैट्रिक्स में ये एलिमेंट लिखा हुआ है ये सेकेंड रो और थर्ड कॉलम का एलिमेंट है, यानी जो पहला वाला होता है वो रो बताता है, जो बाद में लिखता है उसको कॉलम कहते हैं। यानी ये जो लिखा हुआ है ये सेकेंड रो और थर्ड कॉलम का एलिमेंट है, और इस मैट्रिक्स की जो ऑर्डर है वो 4/5 है, यानी कि इसमें रो की संख्या 4 है और कॉलम की संख्या 5 है। तो ये हम लोगों ने मैट्रिक्स के बारे में थोड़ा सा पढ़ा, हमने देखा कि मैट्रिक्स क्या होता है, मैट्रिक्स में ऑर्डर से हम क्या समझते हैं, और ये वाला रिप्रेजेंटेशन हम लोगों ने समझा। अभी इस पे कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। इसके बाद बच्चों आपको पढ़ना है कि मैट्रिक्स कितने प्रकार के होते हैं, यानी आपको पढ़ना है टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस। तो हेडिंग है अगला हेडिंग कि टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस, ये सिंपल सा था कि मैट्रिक्स क्या होता है। इसके बाद आपको पढ़ना है मैट्रिक्स के टाइप्स कितने हैं। तो मैट्रिक्स के तो बेसिकली बहुत सारे टाइप्स होते हैं, लेकिन आपको क्लास 10th में 5 तरीके के मैट्रिक्स के बारे में पढ़ना है। पहला मैट्रिक्स रो मैट्रिक्स, दूसरा कॉलम मैट्रिक्स, तीसरा स्क्वायर मैट्रिक्स, नल मैट्रिक्स, और जो 5th हो गया उसको हम कहेंगे आइडेंटिटी मैट्रिक्स। क्लास 10th के लिए जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट मैट्रिक्स है। ठीक है बच्चों, तो हम देख लेते हैं बारी बारी से ये मैट्रिक्स क्या है और इनको कैसे डिफाइन किया गया। तो हेडिंग है टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस, हेडिंग है टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस, टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस। मैट्रिसेस के कितने टाइप्स होते हैं इसको आप ध्यान से समझें। तो मैट्रिसेस के जो टाइप्स हैं वो 5 तरीके के हम पढ़ेंगे। सबसे पहला जो हम पढ़ेंगे उसको हम पढ़ेंगे रो मैट्रिक्स, रो मैट्रिक्स। तो रो मैट्रिक्स का अगर हम डेफिनेशन देखें तो कहा अ मैट्रिक्स इन विच द नंबर ऑफ रो इज 1, द नंबर ऑफ रो इज 1 is called
इज कॉल्ड रो मैट्रिक्स। इसी को आप क्या कहते हैं, रो मैट्रिक्स। यानी एक ऐसी मैट्रिक्स ले लो बच्चों जिसमें एक ही रो हो, तो उस वाले मैट्रिक्स को हम रो मैट्रिक्स कहेंगे। जैसे एग्जांपल आप ले सकते हो, एग्जांपल आपने ले लिया, ऐसा ले लिया ए बी और सी, तो देखिए इसी वाले को हम रो कहते हैं, यानी जो हॉरिजॉन्टल लाइंस होती हैं इसको रो कहते हैं। तो इसमें कितने रो हो गए, एक ही रो हो गया। कॉलम कितने भी हो सकते हैं, यहाँ पे ये C1 हो गया, ये C2 हो गया, ये C3 हो गया, यानी कॉलम तो 3 है, उससे आपको मतलब नहीं है, रो एक होनी चाहिए। यानी ऐसे मैट्रिक्स जिसमें नंबर ऑफ रोज इज इक्वल टू 1, देन सच टाइप ऑफ मैट्रिक्स इज नोन एज रो मैट्रिक्स। ठीक है, और भी एग्जांपल आप देख सकते हो, आपने ले लिया 1 2 3 4, तो देखिए इसमें भी कितने रो हैं, एक रो हो गया। कॉलम 1 2 3 4 कॉलम है, उससे मतलब नहीं है, बस आपने देख लिया कि एक रो है, इसलिए इस मैट्रिक्स को आप रो मैट्रिक्स कहेंगे। अगली जो मैट्रिक्स है उसको हम लोग कॉलम मैट्रिक्स कहेंगे। तो जैसा आपने रो मैट्रिक्स को देखा उसी तरीके से कॉलम मैट्रिक्स भी है। तो कॉलम मैट्रिक्स भी समझने का प्रयास करें क्या होता है। कहा गया एक ऐसी मैट्रिक्स जिसमें नंबर ऑफ कॉलम 1 हो जाए। जब रो मैट्रिक्स की बात कर रहे थे तो नंबर ऑफ रो की वैल्यू 1 होनी चाहिए थी, कॉलम मैट्रिक्स की बात कर रहे हैं तो नंबर ऑफ कॉलम की वैल्यू 1 होनी चाहिए। तो कहा गया अ मैट्रिक्स इन विच द नंबर ऑफ कॉलम इज 1, the number of column is 1 is called column matrix, is called column matrix। इस टाइप के मैट्रिक्स को हम कॉलम मैट्रिक्स कहते हैं। इसका भी आप एग्जांपल देख सकते हो बच्चों। आपने ऐसा एक कॉलम ले लिया, इसमें 2 एलिमेंटों को ले लिया, तो इसमें देखिए ये फर्स्ट रो हो गया, ये सेकेंड रो हो गया, लेकिन इसमें कॉलम कितना है, एक है। वर्टिकल लाइंस को हम कॉलम कहते हैं, कॉलम कितने हैं इसमें, एक है, तो ये कौन सा मैट्रिक्स हो गया, ये कॉलम मैट्रिक्स हो गया। और भी आप एग्जांपल देख सकते हैं, हमने ऐसा ले लिया 1 2 3 4 5, इसमें भी जो कॉलम है कितना है, ये वाले को हम कॉलम कहते हैं, यानी इसमें भी कॉलम 1 है, और इसमें जो रो है ये R1 हो गया, ये R2 हो गया, ये R3 हो गया, ये R4 हो गया, ये R5 हो गया। तो आपने देखा कि जो रो थे यहाँ पे 5 थे, उससे आपको कोई मतलब नहीं है। आपने देखा कि इसमें जो कॉलम है वो कितना है, 1 है, तो इसलिए इस टाइप के मैट्रिक्स को हम कॉलम मैट्रिक्स कहते हैं। थर्ड वाला जो मैट्रिक्स है जिसको हम इक्वल मैट्रिक्स कहते हैं, स्क्वायर मैट्रिक्स। तो समझिए स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होता है, स्क्वायर मैट्रिक्स ये एक ऐसी मैट्रिक्स होती है जिसमें रो और कॉलम की संख्या बराबर हो जाए, यानी अ मैट्रिक्स इन विच द नंबर ऑफ रो इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम, देन सच टाइप ऑफ मैट्रिक्स इज नोन एज स्क्वायर मैट्रिक्स। तो इस बात को भी आप लिख लो, अ मैट्रिक्स इन विच द नंबर ऑफ रो is equal to the number of column, then such type of matrix is known as स्क्वायर मैट्रिक्स। यानी इस टाइप के मैट्रिक्स को प्यारे बच्चों क्या कहते हो, स्क्वायर मैट्रिक्स कहते हो। यानी रो की वैल्यू और कॉलम की जो वैल्यू होनी चाहिए वो बराबर होनी चाहिए। जैसे अगर आपने कोई मैट्रिक्स लिया, एग्जांपल हमने ऐसा एक मैट्रिक्स ले लिया, बस 2 लिख दिया इसमें, तो देखिए इसमें कितने रो हो गए, इसको हम लोग रो कहते हैं, इसको क्या कहते हैं, कॉलम। तो इसमें देखिए एक रो है और एक कॉलम है, तो ये कौन सा मैट्रिक्स, इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा, 1 by 1, क्योंकि रो भी 1 है, कॉलम भी 1 है, और ये इसकी ऑर्डर होती है। तो ऑर्डर क्या हो गया, 1 by 1, और इसमें नंबर ऑफ रो की वैल्यू नंबर ऑफ कॉलम के बराबर हो गया, इसलिए ये मैट्रिक्स जो होगा ये स्क्वायर मैट्रिक्स कहा जाएगा। और भी एग्जाम्पल ले सकते हैं, आपने ये ले लिया 2 3 4 और 5, तो इसमें अभी आप देखिए ये आपका रो हो गया, ये फर्स्ट रो हो गया, ये सेकंड रो हो गया, ये फर्स्ट कॉलम हो गया, ये सेकंड कॉलम हो गया। इस वाले मैट्रिक्स में आपने देखा रो कितने हैं, 2 रो हो गए, 2 कॉलम हो गए, यानी इसकी जो ऑर्डर है ये 2 by 2 हो गई। तो ये जो मैट्रिक्स होगा ये भी आपका स्क्वायर मैट्रिक्स होगा, बिकॉज हियर द नंबर ऑफ रो इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम एंड इट इज इक्वल टू 2। तो अगर स्क्वायर मैट्रिक्स की बात करें तो ऑर्डर की बात अब कर रहे हैं, तो ऑर्डर यहाँ पे अगर आप बस ये कह दें कि इस मैट्रिक्स का जो ऑर्डर है वो 2 है, तब भी आप समझ जाएंगे कि इसमें जो रो है और कॉलम है वो 2 2 के बराबर है। 2 by 2 कहने की जरूरत नहीं है, अगर 2 by 2 कह देते हैं तो ये भी ठीक है। अगर आप डायरेक्टली कह सकते हैं कि ये जो मैट्रिक्स है इसकी ऑर्डर 2 है, यानी कि जो स्क्वायर मैट्रिक्स है इसकी ऑर्डर 2 है, तब भी आप समझ जाएंगे कि इसमें रो भी 2 होगी और कॉलम भी 2 के बराबर होगी। ठीक है, और भी एग्जाम्पल आप ले सकते हैं, बहुत सारे एग्जाम्पल बना सकते हैं। A B C D 2 3 5 6 और E, ये मैट्रिक्स देखा, इसकी ऑर्डर भी कितनी है, 3, यानी इस पे भी नंबर ऑफ रो 3 के बराबर है, नंबर ऑफ कॉलम भी 3 के बराबर है, तो ये भी जो मैट्रिक्स होगा ये भी स्क्वायर मैट्रिक्स के कहा जाएगा।
इसके बाद जो फोर्थ मैट्रिक्स है, जो कि सबसे इजी मैट्रिक्स है, जिसको हम नल मैट्रिक्स या फिर जीरो मैट्रिक्स कहते हैं। नल मैट्रिक्स और जीरो मैट्रिक्स, बच्चों ध्यान से समझने का प्रयास करना। नल मैट्रिक्स और जीरो मैट्रिक्स क्या होता है? देखिए, अभी आपको बताया गया कोई भी जब आप मैट्रिक्स ले रहे थे तो उसके अंदर ये जो लिख रहे थे ए बी सी, ये उस मैट्रिक्स की एलिमेंट कही जाती है। ठीक है, दीज आर द एलिमेंट्स ऑफ द मैट्रिक्स। तो अगर एक ऐसी मैट्रिक्स ले ली जाए जिसमें सारे एलिमेंट्स जीरो हो जाएं, ठीक है, अंदर जो भी चीज़ लिखा हुआ है वो सारे अगर जीरो लिख दिए जाए, तो इस टाइप के मैट्रिक्स को आप नल मैट्रिक्स कहते हो। जैसे एग्जांपल आप ले लो, आपने ऐसा कोई मैट्रिक्स ले लिया 0 0, तो ये भी नल मैट्रिक्स हो जाएगा। कोई भी आप मैट्रिक्स ले लो प्यारे बच्चों, कोई भी मैट्रिक्स ले लो, अगर सारे एलिमेंट जीरो हो जाते हैं तो इस टाइप के जो भी मैट्रिक्स होंगे इसको आप क्या कहेंगे? नल मैट्रिक्स या फिर जीरो मैट्रिक्स कहेंगे। ठीक है, तो ये नल मैट्रिक्स और जीरो मैट्रिक्स का सिंपल सा डिफिनेशन था। अ मैट्रिक्स इन विच ऑल द एलिमेंट्स आर इक्वल टू 0, देन सच टाइप ऑफ मैट्रिक्स इज नोन एज नल मैट्रिक्स। तो इसके डिफिनेशन को आप लिख सकते हैं। इसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट मैट्रिक्स है प्यारे बच्चों, ये है आपका आइडेंटिटी मैट्रिक्स। और ये मैट्रिक्स जो यही मैट्रिक्स सबसे इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स, तो इसके डिफिनीशन को अगर आप समझें तो इसका डिफिनीशन क्या होगा? इट इज़ अ स्पेशल टाइप ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स। ये जो मैट्रिक्स होता है ये स्पेशल टाइप का स्क्वायर मैट्रिक्स होता है। तो यहाँ पे आप नोट में लिख लीजिए, इट इज़ अ स्पेशल टाइप ऑफ, इट इज़ अ स्पेशल टाइप ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स। ये जो मैट्रिक्स होता है वो स्पेशल टाइप का एक स्क्वायर मैट्रिक्स होता है। यानी कोई भी आइडेंटिटी मैट्रिक्स होगा उससे पहले स्क्वायर मैट्रिक्स होना पड़ेगा। और स्क्वायर मैट्रिक्स का मतलब क्या है कि जो नंबर ऑफ रो होना चाहिए वो नंबर ऑफ कॉलम के बराबर होना चाहिए। तो एक ऐसी स्क्वायर मैट्रिक्स जिसमें, इसको लिख लीजिए, ऑल द एलिमेंट्स आर जीरो एक्सेप्ट डायगोनल एलिमेंट। all the elements are zero, all the elements are zero except मेन डायगोनल एलिमेंट्स में लिख लीजिए एक्सेप्ट डायगोनल, और ब्रैकेट में लिख लीजिए मेन डायगोनल अभी बताया जाएगा क्या होता है, मेन डायगोनल एलिमेंट्स। और मेन डायगोनल्स के जो एलिमेंट होने चाहिए वो 1 के बराबर होना चाहिए। और थर्ड में लिख लीजिए द मेन डायगोनल एलिमेंट्स में भी द मेन डायगोनल एलिमेंट्स मस्ट बी इक्वल टू 1। यानी कि जो मेन डायगोनल में एलिमेंट होने चाहिए वो 1 होने चाहिए, और उसको छोड़ के जो भी एलिमेंट हैं वो 0 हों। तो इस टाइप के मैट्रिक्स को हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहते हैं। जैसे हमने एक मैट्रिक्स लिया ऐसा कुछ, स्क्वायर मैट्रिक्स लेना है प्यारे बच्चों, तो ये ले लिया A, ये हो गया B, ये हो गया C और ये हो गया D। तो देखो एक डायगोनल तो ये हो गया और दूसरा डायगोनल ये हो गया। तो एक ऐसा डायगोनल जो ये वाला है, यानी ये वाला जो डायगोनल है, इस डायगोनल को हम मेन डायगोनल कहते हैं। ये जो डायगोनल है इसको हम क्या कहते हैं? मेन डायगोनल कहते हैं। ठीक है, या फिर इसी डायगोनल को हम प्रिंसिपल डायगोनल भी कहते हैं प्यारे बच्चों। क्या कहते हैं? प्रिंसिपल डायगोनल। तो ये वाले जो प्रिंसिपल डायगोनल का एलिमेंट होना चाहिए वो कितना होना चाहिए? 1 होना चाहिए। यानी इसके जगह पे क्या होगा? 1 होना चाहिए, और इसके जगह पे भी क्या होना चाहिए? 1 होना चाहिए। यानी यहाँ पे आप 1 1 लिखेंगे। और ये जो डायगोनल है इसको हम प्रिंसिपल डायगोनल नहीं कहते हैं। तो इसको छोड़ के डिफिनीशन में क्या कहा गया है कि मेन डायगोनल के एलिमेंट्स को छोड़ के सारे एलिमेंट्स 0 होने चाहिए। तो ये तो मेन डायगोनल में 1 लिख दिया। अब ये जो 2 एलिमेंट हो गए इसको आप अगर 0 लिख दें तो ये जो मैट्रिक्स है ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। और अगर इसकी ऑर्डर की बात करें तो 2 रो है 2 कॉलम है, और स्क्वायर मैट्रिक्स का ऑर्डर 2x2 कहें या फिर 2 कहें तो बात बराबर होती है। तो आप कहेंगे ये एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स है जिसकी ऑर्डर 2 है। यानी अगर आपसे कोई कहे कि आप 2 ऑर्डर के आइडेंटिटी मैट्रिक्स को लिखिए तो आप क्या लिखोगे? 1 0 और 0 1 लिखोगे। ठीक है, अगर हम बात करें 3 ऑर्डर के आइडेंटिटी मैट्रिक्स को तो इसको कैसे लिखोगे प्यारे बच्चों? तो आप लिखेंगे 1, लिखने का तरीका देखिए, पहले 1 लिखेंगे, फिर 0 0, फिर अब इसके पोजीशन पे 0 कर देंगे, 1 को ट्रांसफर 1 0, फिर 0, फिर 1 को आगे करना है, यानी 0 0 1। तो देखिए ये आपके मेन डायगोनल हो गए, मेन डायगोनल के एलिमेंट्स 1 के बराबर हो गए, और इनको छोड़ के जो सारे एलिमेंट्स वो 0 हो गए। यानी ये जो मैट्रिक्स है ये आपका एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स है ऑफ ऑर्डर 3। फिर हम देखते हैं कि 4 ऑर्डर के आइडेंटिटी मैट्रिक्स को कैसे लिखते हैं। तो 4 ऑर्डर की अगर बात करेंगे तो ये आपने एक मैट्रिक्स बना लिया। पहले आपने लिख दिया 0, पहले आप 1 से स्टार्ट करोगे, 1, फिर 3 तो 0, 1 2 3 0, फिर यहाँ पे 0 1 को शिफ्ट कर दिया यहाँ पे
0 0, फिर यहाँ पे 0 1 को और शिफ्ट कर दिया यहाँ पे, अगले वाले में और शिफ्ट कर दोगे तो ये, यानी ये आपका मेन डायगोनल था। मेन डायगोनल के एलिमेंट्स 1 हो गए, इनको छोड़ के सारे एलिमेंट 0 हो गए। तो ये जो मैट्रिक्स है इसका ऑर्डर 4 था, इसलिए इसको कहेंगे आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 4। तो ये हम लोगों ने देखा कि मैट्रिक्सेस के कितने काइंड्स थे, और सबसे इंपॉर्टेंट जो था ये था आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ठीक है, अब आइडेंटिटी मैट्रिक्स के बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट सा कॉन्सेप्ट है, उसको भी समझने का प्रयास करें। ये कॉन्सेप्ट है कि इक्वलिटी ऑफ टू मैट्रिक्सेस, यानी कि अगर 2 मैट्रिक्सेस आपको दिए गए हैं तो उसको हम इक्वल कब कहेंगे, इसके बारे में जरा ध्यान दें। ठीक है, यानी इक्वल मैट्रिक्स आप कह सकते हैं कि कोई 2 मैट्रिक्स दिया हुआ है, आपको बताया गया कि मैट्रिक्स आर जनरली रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल लेटर्स। So suppose there is a 2 matrix, a matrix A and matrix B, then these 2 matrices are said to be equal if the order of both matrices are equal and their corresponding elements are equal। तो ये आपके कंडीशन को होल्ड करेगा, तब जाके इसको आप इक्वल मैट्रिक्स कहेंगे। तो देखिए इक्वल मैट्रिक्स समझ लीजिए क्या है, ये अलग सा इंपॉर्टेंट हेडिंग है। एक्सरसाइज जो आपका पहला है मैट्रिक्स का, वो सब इक्वल मैट्रिक्स पे ही पूछा गया है। तो आपने समझ लिया इक्वल मैट्रिक्स क्या होता है। इक्वल मैट्रिक्स, आपको कहा गया आपके पास 2 मैट्रिक्स दिए हुए थे, एक मैट्रिक्स ए दिया हुआ था और दूसरा मैट्रिक्स बी दिया हुआ था। तो ये दोनों मैट्रिक्स इक्वल तब होंगे, यानी ए जो होगा ये बी के इक्वल तब होगा, यानी ए मैट्रिक्स इज इक्वल टू बी इफ एंड ओनली इफ अगर पहला ऑर्डर ऑफ ए इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ बी, यानी अगर दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर जो होना चाहिए वो सेम होना चाहिए। और दूसरा कंडीशन जो कहा गया, देयर करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आर इक्वल, देयर करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आर इक्वल, एलिमेंट्स आर इक्वल, यानी इसके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स जो होने चाहिए इक्वल होने चाहिए। कहने का मतलब क्या है, जैसे आपके पास कोई ए मैट्रिक्स था, इसको हमने ले लिया ए बी सी डी, हमने वेरिएबल लिया। दूसरा कोई मैट्रिक्स था बी, इसको हमने ले लिया एक्स वाई जेड, एक्स वाई जेड और क्यू। ठीक है, तो ये दोनों मैट्रिक्स बराबर कब होंगे, जब पहला क्या कहा गया, इनका ऑर्डर सेम होना चाहिए। तो ऑर्डर क्या होता है, रो इनटू कॉलम, तो इसका जो ऑर्डर होगा ये 2/2 हो जाएगा, इसका भी जो ऑर्डर हो गया 2/2 हो गया। तो दोनों का जो ऑर्डर था, यानी पहला कंडीशन तो फुलफिल हो गया कि इनकी ऑर्डर सेम होनी चाहिए थी, तो ऑर्डर आपने देख लिया, ऑर्डर सेम हो गया। ठीक है, अब ऑर्डर के साथ साथ इनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स भी सेम होने चाहिए। तो ये जो एलिमेंट लिखा हुआ है इसको आप क्या पढ़ेंगे, ये जो एलिमेंट है ये होगा, ये देखिए ये फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट है। तो आप कहेंगे कि ये A11 है बच्चों, क्या कहेंगे A11, यानी ये जो एलिमेंट है ये A11 कहने का मतलब कि फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट है। ठीक है, ये जो एलिमेंट होगा इसको भी आप क्या कहेंगे, फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट है, यानी इसको भी आप क्या कहेंगे, अब ये बी लिखा हुआ तो इसको आप बी से लिख सकते हैं, तो ये बी लिख दिया, B11 लिख दिया, यानी कि फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट जो है वो क्या है, एक्स है। और इस वाले में ए लिखा गया था इसलिए हम लोगों ने यहाँ ए लिखा, यानी फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट क्या है, यहाँ पे ए है, और इसमें फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट क्या है, एक्स है। तो ये कहे जाएंगे ये इसके करस्पॉन्डिंग ये एलिमेंट है, यानी ए की वैल्यू जो होनी चाहिए वो एक्स के बराबर होनी चाहिए। यही मतलब होता है कि इसके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स बराबर होने चाहिए, यानी इसके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट ये होगा, इस वाले के करस्पॉन्डिंग एलिमेंट ये वाला होगा, इस वाले के करस्पॉन्डिंग एलिमेंट ये होगा, और इसके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट ये होगा। तो ये आपने देखा कि करस्पॉन्डिंग एलिमेंट क्या होता है। तो ए जो होना चाहिए एक्स के बराबर होना चाहिए, बी वाई के बराबर होना चाहिए, सी जो होना चाहिए वो जेड के बराबर होना चाहिए, और डी जो होना चाहिए क्यू के बराबर होना चाहिए। और ऑर्डर आपने देखा, ऑर्डर तो दोनों का सेम था, तब जाके ये 2 मैट्रिक्स आपके इक्वल मैट्रिक्स कहे जाएंगे। इस पे क्वेश्चन भाई बहुत अच्छे अच्छे पूछे जाते हैं, तो क्वेश्चन एक सॉल्व करते हैं। देखिए जरा, एक हमने एग्जांपल लिया, कहा गया कि कोई मैट्रिक्स था x 2 3 4, इस मैट्रिक्स का नाम दे दिया आपने A, और दूसरा जो मैट्रिक्स था ये B था, इसको आपने कहा 1 2 3 और इसको Z कह दिया। ठीक है, ये Z है। कहा कि ये दोनों मैट्रिक्स आपस में इक्वल हैं, तो x और Z की वैल्यू फाइंड करिए। तो आपने देखा इनका ऑर्डर सेम था, ये 2/2 का, ये भी 2/2 का है। तो अगर आपको एलिमेंट फाइंड करना है, यानी x और z की वैल्यू फाइंड करनी है, तो अगर ये दोनों भाई इक्वल मैट्रिक्स हैं तो इनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स भी आपस में इक्वल होंगे। और इस वाले के करस्पॉन्डिंग एलिमेंट कौन सा लिखा हुआ है, ये 1, तो आप यहाँ से कंपेयर करके कह देंगे कि x की वैल्यू जो होगी 1 होगी, और इसके करस्पॉन्डिंग इसमें एलिमेंट कौन सा लिखा है 4, तो आप यहाँ से कह देंगे कि z की वैल्यू जो होगी वो 4 होगी। तो इस तरीके से देखा आपने कि अगर a और b इक्वल मैट्रिक्स होगा तो किस तरीके से आपने x और z की वैल्यू फाइंड कर लिए। तो जो एक्सरसाइज आपका है मैट्रिक्स का पहला एक्सरसाइज, इसमें आपके सारे क्वेश्चन इक्वल मैट्रिक्स पे बेस्ड पे क्वेश्चन पूछे गए।
एक्सरसाइज 8.1 ML अग्रवाल। तो पहले क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन इसमें दिया हुआ था कि फर्स्ट क्वेश्चन जो था उसमें कुछ मैट्रिक्स आपको बनाए हुए थे, उसको देख के बताना था वो किस टाइप के मैट्रिक्स हैं। तो अभी हम लोगों ने टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस पढ़ा, तो उसके हेल्प से आप उस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 सेकंड क्या कहा गया, बहुत प्यारा सा क्वेश्चन दिया गया है प्यारे बच्चों। क्वेश्चन नंबर 2 सेकंड कहा गया इफ अ मैट्रिक्स हैज़ 8 एलिमेंट, यानी ये कोई मैट्रिक्स था जिसके अंदर 8 एलिमेंट्स थे, तो इस मैट्रिक्स का पॉसिबल ऑर्डर क्या क्या हो सकता है। तो देखिए पॉसिबल ऑर्डर क्या हो सकता है। अगर इसके पास टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट कितने थे, तो आपने लिखा नंबर ऑफ एलिमेंट्स। तो यहाँ पे जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स दिया हुआ है प्यारे बच्चों ये 8 है। तो आप 8 को किस किस तरीके से लिख सकते हैं वो उसके पॉसिबल ऑर्डर्स हो जाएंगे। यानी पहला आप लिख सकते हैं 1 × 8। इसका मतलब क्या होगा कि मान लिया जो 8 एलिमेंट्स थे क्या थे, A B C D E F G H, ये 8 एलिमेंट थे। तो आप इनको बिल्कुल एक रो में लिख दो, एक रो में लिख दो, और ऐसे अगर A B C D लेके H तक लिख दो, यानी 1:1/8 का ऑर्डर हो सकता है। ठीक है। दूसरा ऑर्डर ये हो सकता है कि 2 और 4, यानी आप क्या करिए कि ऐसा 2 ले लीजिए और ये 4 ले लीजिए, यानी ऐसा कुछ A B C D इधर E F G H। तो ये क्या हो गया, 2 रो हो गए, 4 कॉलम हो गया, यानी ये भी इसका ऑर्डर हो सकता है। तीसरा पॉसिबल जो ऑर्डर है वो क्या होगा, 4 और 2 का, यानी आप ऐसे बना लो भाई, ऐसे। ठीक है, ऐसे A B C D E F G और H। तो इसका ऑर्डर क्या होगा, फर्स्ट रो, सेकेंड रो, थर्ड रो, फोर्थ रो। फोर्थ रो को हम पहले लिखते हैं। कॉलम कितने हो गए, फर्स्ट कॉलम, सेकेंड कॉलम, तो आप कॉलम को बाद में लिख दिए, यानी 4:2 हो गया। और जो चौथा पॉसिबिलिटी वो क्या हो जाएगा, 8:1 का, यानी आप एक कॉलम बना लीजिए, यानी कॉलम मैट्रिक्स। तो ये जो अगर नंबर ऑफ एलिमेंट 8 होंगे तो ये जो पॉसिबल ऑर्डर होगा ये यही होगा। ये बना के आपको दिखाना नहीं था, ये आपको हमने समझाया बस। ठीक है। तो अगर किसी मैट्रिक्स के पास 8 एलिमेंट है तो उसके ये पॉसिबल ऑर्डर्स हो जाएंगे। दूसरा कहा गया है, तीसरा क्वेश्चन तो दिया गया, ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन दिया हुआ है। आपको एक मैट्रिक्स बनानी है और उस मैट्रिक्स को एक डिफिनीशन से डिफाइन कर दिया गया है। उस डिफाइन को करते हुए, उस डिफिनीशन को फॉलो करते हुए आपको मैट्रिक्स फॉर्म करनी है। ठीक है बच्चों। तो देखिए कंस्ट्रक्ट और 2x2 मैट्रिक्स। तो आपने मान लिया जो मैट्रिक्स था 2x2 का कुछ ऐसा था, ऐसा। ठीक है, ऐसा 2x2 का मैट्रिक्स था, यानी ये 2/2। पहले को जो डिफाइन किया गया Aij इज इक्वल टू 2i - j। ठीक है। तो ये बताया गया था, ये जो लिखा रहता है ये रो होता है, और ये बाद में जो लिखा रहता है ये कॉलम होता है, अभी आपको बताया गया था। ठीक है। तो इस वाले में ये जो होगा ये फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, यानी A11 ये आपको रो बताता है, ये कॉलम बताता है। तो ये फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट है। फिर ये होगा A12, यानी देखिए 1 बता रहा है रो, सेकंड बता रहा है कॉलम, यानी ये फर्स्ट रो सेकंड कॉलम का एलिमेंट हो गया। यहाँ पे जो आप लिखोगे ये लिखोगे A21, यानी सेकंड रो फर्स्ट कॉलम। तो ये जो पहले लिखते हैं, पहले रो लिखते हैं, तो ये कौन से रो में है, सेकंड रो में है, क्योंकि ये आपका फर्स्ट रो हो गया, ये सेकंड रो हो गया। तो ये रो बताता है, इसलिए आपने यहाँ पे 2 लिखा, और कॉलम अभी भी क्या है 1 है, तो इसलिए इसको A21 लिखा। यहाँ पे आप क्या लिखेंगे A22, क्योंकि ये सेकंड रो और ये सेकंड कॉलम है, तो ये वाला रो बताता है, ये कॉलम बताता है। तो इस तरीके से आपने देखा कि इसको आप A22 लिखेंगे। अब इसकी वैल्यू A11, A12, A21, A22 की वैल्यू इस डिफिनीशन से फाइंड करने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले तो आपको यही समझना है कि यहाँ पे आप A11, A12 क्यों लिखे। तो समझिए, इस वाले को मैं समझाता हूँ। ये बताता है पोजीशन रो में, ये बताता है कॉलम। यहाँ पे देखिए Aij जो लिखा हुआ है, पहला पोजीशन जो है रो बताएगा, दूसरा पोजीशन जो बताएगा कॉलम बताएगा। तो ये वाला एलिमेंट किस कॉलम में है, सॉरी किस रो में है, तो ये फर्स्ट रो है, ये सेकंड रो है। तो ये आपका फर्स्ट रो में था, इसलिए आप रो की जगह पे 1 लिख दिए। किस कॉलम में है, तो ये फर्स्ट कॉलम हो गया, ये सेकंड कॉलम हो गया, तो ये सेकंड कॉलम में था, इसलिए इसको आप A12 लिख दिए। अब इसकी वैल्यू अगर इस डिफिनीशन से फाइंड करें तो A12, तो A12 की वैल्यू क्या होगी, देखिए Aij को लिखा गया है 2i - j। तो अगर देखा जाए तो i के पोजीशन पे यहाँ पे 1 लिखा गया है और j के पोजीशन पे यहाँ पे 2 लिखा हुआ है। तो इस डिफिनीशन में लिखें तो 2 × i के जगह पे क्या लिखा है बच्चों 1, तो 2 × 1 और माइनस, यहाँ था माइनस कर दिया। j के पोजीशन पे 2 लिखा हुआ है तो ये 2 कर दिया, यानी ये आपने कर दिया 2 - 2, यानी कि ये 0 के बराबर हो गया। यानी जब A12 आपने फाइंड किया तो ये 0 के बराबर हो गया। इसी तरीके से आप A11 फाइंड कर लीजिए, तो ये आपका i है और ये क्या है j है। तो इसका जो डिफिनीशन है 2i,
यानी 2i हो गया, j के जगह पे 1 लिखा हुआ था तो 1 कर दिया, 2 - 1 यानी कि 1 हो गया। इसी तरीके से आप a21 फाइंड कर लो, तो इस बार ये i लिखा है और ये j लिखा है। डिफिनीशन था 2 इंटू आई, तो 2i के जगह पे 2 लिखा हुआ है, यानी 2 इंटू 2, माइनस था तो माइनस कर दिया, j के जगह पे क्या लिखा है 1 यानी कि 1, 2 2 ज़ा 4 - 1 यानी कि 3 हो गया। यानी आपने a11 फाइंड कर लिया, a12 फाइंड कर लिया, ये 21 फाइंड कर लिया, a22 भी फाइंड करो। तो a22 क्या होगा 2 इंटू आई के जगह पे यहाँ 2 लिखा हुआ है तो 2, j के जगह पे 2 यानी 2 2 ज़ा 4 - 2 यानी कि 2 हो गया। अब जो आपने मैट्रिक्स माना था वो क्या था a11, तो a11 की वैल्यू कितनी आ गई है 1 आ गई है, तो आपने इस वाले पोजीशन पे 1 लिख दिया। a12 की वैल्यू 0 है तो इस वाले पोजीशन पे 0 लिख दिया। a21 की वैल्यू 3 है तो आपने यहाँ 3 लिख दिया, और a22 की जो वैल्यू है वो 2 है तो आपने 2 लिख दिया और इसको आपने बंद कर दिया। तो यही मैट्रिक्स आपको फाइंड करना था, यही आपका सोल्यूशन हो गया। तो अगर कोई मैट्रिक्स दी गई है उसके ऑर्डर को 2x2 का ऑर्डर था तो आपने इस तरीके से एक मैट्रिक्स मान लिया और उसके एलिमेंट्स को लिख दिया और फिर इस फार्मूले को अप्लाई करके आपने सारे एलिमेंट्स को फाइंड कर लिया। एक क्वेश्चन और सॉल्व करते हैं, जैसे 2 का जो सेकंड क्वेश्चन है, तो इसका भी जो ऑर्डर होना चाहिए वो 2x2 का ही होना चाहिए, लेकिन इसका जो डिफिनीशन दिया गया था वो चेंज कर दिया गया है। ठीक है, तो ये तो ऐसा ही रहेगा। आपने मान लिया कि ये तो 2 का फर्स्ट क्वेश्चन था, ये 3 का सेकंड होगा। अभी जो हमने सॉल्व किया था वो 3 का फर्स्ट था, अब ये जो 4 है ये 3 का सेकंड है, तो आपने यहाँ कर दिया 3 का सेकंड। ठीक है, तो आपने एक 2x2 का ऐसे मैट्रिक्स ले लिया। यहाँ पे जो मैट्रिक्स डिफाइन किया गया है ये है aij इज इक्वल टू आई इंटू जे, यानी aij इज इक्वल टू आई इंटू जे। तो अगर आप a11 फाइंड करेंगे तो i के जगह पे 1, j के जगह पे 1 यानी 1 इंटू 1, तो ये 1 हो जाएगा। a12 फाइंड करेंगे तो 1 इंटू 2, क्योंकि i के जगह पे 1 लिखा हुआ है, j के जगह पे 2 लिखा हुआ है, दोनों का मल्टीप्लाई करना है। आपने मल्टीप्लाई कर लिया तो ये 2 के बराबर हो गया। अगर a21 फाइंड करें तो ये 2 इंटू 1 होगा, क्योंकि i के जगह पे 2 और j के जगह पे ये, इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दिया 2 हो गया। और a22 फाइंड किया तो ये भी 2 इंटू 2 यानी कि 4 हो जाएगा। आप कहेंगे सर आप मल्टीप्लाई क्यों कर रहे हैं? अरे भाई मल्टीप्लाई हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि इनका डिफिनीशन ही ऐसा दिया हुआ है कि दोनों को मल्टीप्लाई कर लेना है, तो हमने मल्टीप्लाई करके देख लिया तो ऐसा एलिमेंट मिल गए। फिर इस वाले में ला के ऐसे पुटअप कर दीजिए, तो a11 की वैल्यू कितनी हो गई 1, तो आपने 1 लिख दिया। a12 की वैल्यू कितनी आ गई है 2 आ गई है, तो आपने यहाँ 2 लिख दिया। a21 की वैल्यू कितनी है 2 है, तो आपने यहाँ पे 2 लिख दिया। और a22 की वैल्यू कितनी है 4, तो आपने यहाँ पे 4 लिख दिया। ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, तो ये आपने देखा कितने सिंपल तरीके से इसके वैल्यू को आपने फाइंड कर लिया। मैट्रिक्स आपसे पूछा गया था, आपने मैट्रिक्स बना दिया। ठीक है, आगे के जो क्वेश्चन दिए हुए हैं ये इक्वल मैट्रिक्स पे क्वेश्चन दिए हुए हैं। अभी आपको बताया गया था कि दो मैट्रिक्स इक्वल तब होंगे जब इसके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स बराबर हों और इनका ऑर्डर सेम हो। ठीक है, तो 5th क्वेश्चन को जरा हम सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन 5 कहा फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स की वैल्यू और वाई की वैल्यू फाइंड करनी है। फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई, यहाँ पे एंड वाई भी होगा, एंड वाई इफ, क्योंकि यहाँ पे वाई भी वेरिएबल है यानी वाई की वैल्यू भी फाइंड करनी है। तो जो आपको मैट्रिक्स दिया वो कुछ ऐसा दिया गया है, एक ऐसा है 3x प्लस वाई माइनस वाई, यहाँ पे दिया गया 2y माइनस एक्स और ये 3। ये मैट्रिक्स जो बराबर दिया गया है यानी इक्वल मैट्रिक्स है ये 1 2 माइनस 5 और 3, यानी ये दोनों मैट्रिक्स आपस में बराबर हैं। तो अगर ये दोनों मैट्रिक्स आपस में बराबर हैं तो आपको x और y की वैल्यू फाइंड करनी है। कैसे करेंगे? तो अभी आपको बताया गया था इक्वल मैट्रिक्स का कॉन्सेप्ट कि अगर दो मैट्रिक्स इक्वल मैट्रिक्स हैं तो उनके जो ऑर्डर होंगे वो सेम होंगे और उनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स भी सेम होंगे। अब दोनों मैट्रिक्स को जरा देखा जाए, दोनों मैट्रिक्स के ऑर्डर को देखा जाए तो इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है, 2 रो है, इसमें 2 कॉलम है, यानी कि इसकी ऑर्डर 2/2 हो गई। इसमें भी 1 रो 2 रो फर्स्ट कॉलम सेकंड कॉलम, यानी इसकी भी जो ऑर्डर हो गई वो 2x2 की हो गई। यानी दोनों का जो ऑर्डर था वो तो अब सेम हो गया। अगर ऑर्डर सेम हो गए तो इनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स भी अगर सेम होंगे तब जाके ये इक्वल मैट्रिक्स कहे जाएंगे। यानी इनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को हमने सेम कर दिया, यानी ये जो होगा वो इसके बराबर होगा। ठीक है प्यारे बच्चों, ये जो होगा वो इसके बराबर होगा। इसी दोनों से हम x की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, इसको लिखने की ज़रूरत ही नहीं है। तो देखिए ये आपने लिख दिया यहाँ से कि जो 3x प्लस वाई होगा इसकी वैल्यू 1 होगी एंड जो माइनस वाई होगी इसकी वैल्यू 2 होगी। तो यहाँ से हम पहले जहाँ से y की वैल्यू इजी तरीके से फाइंड कर सकते हैं वहाँ से फाइंड कर लिए। तो इस वाला माइनस को उधर ट्रांसफर करें तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -2 आ जाएगी। यानी y की वैल्यू फाइंड करनी थी तो y की वैल्यू तो आपने फाइंड कर दिया। अब इस y को वैल्यू अगर इस वाले इक्वेशन में ला के पुटअप करते हैं तो यहाँ से x मिल जाएगा। तो आपने कर दिया 3x प्लस वाई की वैल्यू -2 प्लस 1 इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो आप इसको सॉल्व किए तो ये हो गया 3x -2 इज इक्वल टू 1, यानी 3x 1, ये 2 उधर जाएगा तो प्लस का 2 हो जाएगा, यानी 3x की वैल्यू 3, यानी x की वैल्यू जो हो गई
ये 3/3 ये से कट गया, यानी यहाँ से x की वैल्यू 1 आ गई और यही x की वैल्यू आपको फाइंड करनी थी। तो इस क्वेश्चन में कोई बहुत ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है, आप सिंपल तरीके से ऐसे इसके x की वैल्यू को फाइंड कर सकते हैं। 6 क्वेश्चन को आपने सॉल्व कर लेना है। 7th क्वेश्चन को ध्यान से देखिए। 7th क्वेश्चन भी ऐसा ही दिया हुआ है, कोई दो मैट्रिक्स इक्वल दिए गए हैं तो आपको दोनों मैट्रिक्स की वैल्यू फाइंड करनी है। तो देखें जरा इसको कैसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो आपके पास एक मैट्रिक्स जो दिया हुआ है वो क्या है, 7th क्वेश्चन, इसमें दो मैट्रिक्स दिया हुआ है x + 2 और ये दिया गया है 6, ये 3, ये 5, z, ये जो मैट्रिक्स है ये इक्वल है किसके, ये मैट्रिक्स इक्वल है -5 y² + y और 3 और -20। तो यहाँ से आपको x, y और z की वैल्यू फाइंड करनी है। तो आपने देख पा रहे होंगे दोनों का जो ऑर्डर है वो 2/2 का है, तो ऑर्डर वाली तो बात बराबर हो गई। अब अगर दोनों इक्वल मैट्रिक्स हैं तो इसके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स भी आपस में बराबर होने चाहिए, यानी ये एलिमेंट के करस्पॉन्डिंग, ये फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का है तो इसके फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम के एलिमेंट के बराबर हो गया, ये फर्स्ट रो सेकंड कॉलम का है तो ये इसके फर्स्ट रो सेकंड कॉलम के बराबर हो गया। सिमिलर वे में आप देख पा रहे होंगे 3 के 3 के बराबर दिया ही है तो इसको कोई ज़रूरत ही नहीं है, 5z की वैल्यू भी है। तो आप इक्वेशन लिखिए भाई, x + 2 = -5, तो ये 2 उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, यानी x की वैल्यू -5 - 2, यानी x की वैल्यू यहाँ से -7 मिल गया। अब x मिल गया, y की वैल्यू किसके बराबर होगी, यानी ये जो 6 होगा बच्चों ये y² + y के बराबर हो गया। अब ये वाला 6 उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, यानी आपने लिख दिया 0 = y² + y -6, इसको आप इधर कर दीजिए, 0 को उधर कर दीजिए, तो ये हो गया y² + y -6 = 0, जो कि एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया। हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कैसे सॉल्व करना है पहले लेक्चर्स में पढ़ लिया है। तो आपको क्या करना है, 6 को 2 पार्ट में ऐसे ब्रेक करना है कि प्लस करने पे यहाँ पे क्या है 1 आ जाए। तो मैं डायरेक्ट करूँगा क्योंकि आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ा दिया गया है। तो ये 3 - 2 y -6 = 0, अब y² कर दिए, 3 का मल्टीप्लाई y से हो गया, -2y -6 = 0। पेयर बना लेते हो प्यारे बच्चों, यहाँ से y कॉमन मिल जाएगा, y + 3, -2 कॉमन मिल जाएगा, y + 3 = 0। ये समझना होता है कि ये माइनस से हमने ब्रैकेट बनाते ही प्लस कर दिया, क्योंकि जैसे ही आप ब्रैकेट को ओपन करोगे तो फिर ये वाला माइनस, ये वाला प्लस माइनस से मिलकर माइनस हो जाएगा। अब y + 3 यहाँ पे भी है, y + 3 यहाँ पे भी कॉमन ले लो बच्चों, तो y + 3 कॉमन हो गया, ब्रैकेट के अंदर बच गया y - 2 = 0। इसको आपने y + 3 = 0 किया और y - 2 = 0। तो यहाँ से जो y की वैल्यू मिल रही है -3 मिल गई, और यहाँ से जब आपने सॉल्व किया और तो यहाँ से y की वैल्यू 2 मिल गई। तो इस तरीके से आपने y की वैल्यू को फाइंड कर लिया। सिमिलर तरीके से आप z की वैल्यू को भी फाइंड कर सकते हैं। ध्यान दीजिए, 5z = -20, तो z की वैल्यू हो जाएगी -20/5, ये इससे 4 बार में कट गया, यानी z की जो वैल्यू हो गई -4 के बराबर आ गई। तो ये आपने देखा कि इक्वल मैट्रिक्सेस के क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं। कभी कभार आपके कंपलसरी पार्ट में इक्वल मैट्रिक्स के क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, तो आपको घबराना नहीं है, इसी तरीके से इसको सॉल्व कर लेना है। लास्ट क्वेश्चन को देखते हैं इस एक्सरसाइज के, क्वेश्चन नंबर 9। ये भी इक्वल मैट्रिक्स पे ही क्वेश्चन दिया हुआ है, तो ज़रा ध्यान से समझने का प्रयास करें। कहा गया कि फाइंड द वैल्यू ऑफ ए बी एंड सी, आपको ए बी और सी की वैल्यू फाइंड करनी है अगर ये मैट्रिक्स इस मैट्रिक्स के बराबर है। तो जो मैट्रिक्स दिया गया है प्यारे बच्चों ध्यान से देखें क्या दिया गया है, a + b 3 और ये दिया हुआ है 5 + c ab, और ये जो दिया गया है बच्चों ये किसके बराबर है, ये दिया गया है 6 और ये d और -1 और 8। तो आपको ए बी सी डी की वैल्यू फाइंड करनी होगी। फाइंड द वैल्यू ऑफ ए बी सी एंड डी इफ, यानी ए बी सी डी की वैल्यू फाइंड करनी है इफ दिस मैट्रिक्स इज इक्वल टू दिस मैट्रिक्स। तो दोनों मैट्रिक्स के अगर ऑर्डर की बात करें तो दोनों मैट्रिक्स का जो ऑर्डर है वो 2/2 का है, यानी ये दोनों मैट्रिक्स आपस में बराबर तो होंगे ही होंगे। अगर आपस में बराबर हैं, इक्वल मैट्रिक्स हैं, तो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स भी बराबर होगा। तो यहाँ से आप लिख सकते हो प्यारे बच्चों कि a + b की वैल्यू 6, 3 की वैल्यू d, यानी d की वैल्यू तो तुरंत मिल जाएगा, 5 + c की वैल्यू 1, यानी इसकी वैल्यू मिल जाएगी, a + b की वैल्यू 8। तो चारों इक्वेशन को लिखो। तो पहला लिखा a + b = 6, ठीक है। आप रीजन भी लिख सकते हैं कि इफ मैट्रिक्स आर इक्वल देन देयर करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आर इक्वल। तो अगर रीजन भी लिखना है तो लिख दीजिए इफ द मैट्रिक्स आर इक्वल, इफ द मैट्रिसेस आर इक्वल देन their corresponding elements are also equal, their corresponding elements also equal, या फिर must be equal कर लीजिए, also क्या जाएगा must be equal। ये आपने रीजन लिख दिया। तो अब a + b की वैल्यू 6 आ गई और यहाँ पे दिया गया है a b = 6।
ये 2। अब इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करिए। तो यहाँ से a की वैल्यू फाइंड कर लीजिए। तो a की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ से a की वैल्यू हो जाएगी 6 माइनस b, ये b उधर गया तो माइनस हो जाएगा। अब इस a के वैल्यू को यहाँ पे पुटअप कर दीजिए। तो ये हो गया 6 माइनस बी इंटू बी इज इक्वल टू 6, मल्टीप्लाई कर दिया तो 6b माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 6, दोनों को उधर भेज दिया तो ये हो गया b स्क्वायर, ये उधर जाएगा तो माइनस 6b हो जाएगा और ये प्लस 6, और इधर क्या बच जाएगा, 0 बच जाएगा, क्योंकि इन दोनों वैल्यू को आप उस साइड में ट्रांसफर कर दिए हैं। ठीक है, तो जरा इसको हम सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। हमने क्या किया कि ए बी जो था वो 6 के बराबर हो गया, a प्लस बी इज इक्वल टू 6 कर लिया, और ए बी की जो वैल्यू थी वो 6 के बराबर नहीं होगी, 8 है बच्चों, ये गड़बड़ हो गया। a इंटू बी की वैल्यू कितनी है, 8 है, यानी ये 8 होगा। तो इसमें वैल्यू पुटअप करी गई है तो ये वैल्यू भी 8 होगी, ये वैल्यू भी 8 होगी, तो अब ये वैल्यू भी 8 होगा। अब सॉल्व हो जाएगा। अब ये उधर कर दीजिए तो ये हो गया बी स्क्वायर माइनस 6b प्लस 8 इज इक्वल टू 0। 8 को ऐसे दो पार्ट में ब्रेक करना है कि प्लस करने पे 6 आ जाए, तो 4 इंटू 2, और 4 में 2 को ऐड करेंगे तो 6 के बराबर आ जाएगा। तो ये हो गया बी स्क्वायर, ये 4 प्लस 2b प्लस 8। मैं इसको बहुत एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ क्योंकि आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन में ये सारी चीज़ें बहुत डिटेल में पढ़ाई गई थी। अगर आपको ये बात समझ में नहीं आ रही है तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लेक्चर्स को देखें और वहाँ से समझने का प्रयास करें कि ये क्या किया जा रहा है। यहाँ से b कॉमन लेंगे और माइनस यहाँ से 2 कॉमन लेंगे तो फिर यहाँ b माइनस 4 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। b माइनस 4 यहाँ पे भी है, b माइनस 4 यहाँ पे भी, इसी को कॉमन ले लीजिए तो b माइनस 4 और ये b माइनस 2 बच जाएगा इज इक्वल टू 0। जब यहाँ से b माइनस 4 कॉमन लिया तो यहाँ b था तो b को लिख दिया, यहाँ से b माइनस 4 को लिखा तो माइनस 2 था, इसको 0 कर दिया, तो यहाँ से हो जाएगा b माइनस 4 इज इक्वल टू 0 और b माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से b की वैल्यू 4 आ जाएगी और यहाँ से b की वैल्यू 2 आ जाएगी। तो आपने b की वैल्यू फाइंड कर ली, तो अब a की वैल्यू भी फाइंड करिए। तो कहा गया कि इस वाले से करिए, a प्लस बी जो है 6 के बराबर है, तो कहिए इफ़ b की 2 वैल्यू आई है तो आप लिखेंगे इफ़ b इज इक्वल टू 4 देन a प्लस 4 इज इक्वल टू 6, देन a की वैल्यू 2 आएगी। और दूसरा इफ़ b की वैल्यू 2 है, b इज इक्वल टू 2 देन a प्लस b इज इक्वल टू 6, देन a प्लस 2 इज इक्वल टू 6, देन a इज इक्वल टू 6 माइनस 2, यानी a की वैल्यू यहाँ से 4 आएगी। यानी a की 2 वैल्यू मिलेगी और b की भी 2 वैल्यू मिलेगी। तो b की 4 और 2 मिली तो a की 2, ऐसे कंडीशन लगा के लिखेंगे। ठीक है, अब हम बात करते हैं, अभी तो आपने a b की वैल्यू फाइंड करी है, c की वैल्यू देखा जाए तो यहाँ पे दिया गया है 5 प्लस c जो होगा वो -1 के बराबर होगा, क्योंकि करस्पॉन्डिंग एलिमेंट बराबर होने चाहिए। तो ये वाला प्लस में उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो c की वैल्यू -1 -5, यानी c की वैल्यू यहाँ से -6 मिल जाएगी। सिमिलर तरीके से आप d की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, तो ये जो 3 होगा ये d के बराबर होगा, तो d की वैल्यू डायरेक्टली आप 3 कर देंगे, और इस तरीके से आपने a b और c d की वैल्यू फाइंड कर ली। आप सोच रहे होंगे क्या ऐसा पॉसिबल है कि a और b की 2 वैल्यू मिले, तो आंसर होगा s। बिल्कुल पॉसिबल है। तो इस तरीके से इस एक्सरसाइज को आपने सॉल्व किया। आगे के लेक्चर्स में हम अगले एक्सरसाइज को लेकर आएंगे, जिसमें आपको अलजेब्रा ऑफ मैट्रिसेस के बारे में पढ़ना है, कैसे किसी 2 मैट्रिक्स को ऐड करते हैं, कैसे किसी 2 मैट्रिक्स को सब्ट्रैक्ट करते हैं, कैसे किसी मैट्रिक्स में किसी स्केलर से मल्टीप्लाई करते हैं। ये 3 चीज़ जो दी गई हैं आपको एक्सरसाइज 8.2 में पढ़ना है। तो आगे के लेक्चर्स में इसको हम देखेंगे।